स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं वो सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, चाहे वो क्विक रिवीजन हो, प्रैक्टिस सेट हो या फिर क्लासेज हो। हमने लगभग अभी तक 88 प्रैक्टिस सेट कर रखा है। 88 प्रैक्टिस सेट कर रखा है। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है 89 और प्रैक्टिस सेट चल रहा है अभी पोषण विज्ञान से। पोषण विज्ञान से लगभग 450 से ऊपर के क्वेश्चन है और हमने 250 लगभग क्वेश्चन कर लिया है। आज कोशिश रहेगी कि हम सारे ही क्वेश्चन को कंप्लीट कर ले एक ही वीडियो में। तो कल का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो था 250 नंबर, जिसे आज हम अपने पहले क्वेश्चन को लेके शुरुआत करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। तो चलिए आते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन और कल के लास्ट क्वेश्चन पे कि विटामिन ई को डैश भी कहा जा सकता है। तो विटामिन ई को क्या कहा जा सकता है? टोकोफेरॉल, पूर्वगामी, केराटिनेज या फिर कोई नहीं। तो विटामिन ई को और हम किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन के डैश के नाम से भी जाने जाते हैं। तो फाइलोक्विनोन या फिर एंटी हेमरेजिक फैक्टर। ऑप्शन में है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या फिर दोनों या फिर कोई नहीं। तो विटामिन के को हम किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फाइलोक्विनोन एंड इसे हम एंटी हेमरेजिक फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विटामिन के को हम इन दोनों नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में डैश अलग अलग विटामिन अब तक खोजे जा चुके हैं। तो कितने अलग अलग विटामिन अभी तक खोजे जा चुके हैं? 7, 8, 9 या फिर 10। यहाँ पूछ रहे हैं कि अभी तक लगभग विटामिन बी से कितने विटामिन खोजे जा चुके हैं। जैसे कि हमने ऑलरेडी जानते हैं विटामिन B1, B2, B3 ऐसे हम जानते हैं। तो ऐसे में कितने विटामिन खोजे जा चुके हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटी एस्कॉर्बिक अम्ल का दूसरा नाम डैश विटामिन है। तो विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12 या फिर विटामिन सी। तो एंटी एस्कॉर्बिक पूछ रहे हैं, यहाँ पे एस्कॉर्बुटिक लिखा हुआ है लेकिन एंटी एस्कॉर्बिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? तो ये हो जाएंगे विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा विलय विटामिन में डैश के परमाणु होते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सभी। तो जो वसा विलय है, वसा विलय विटामिन, इसमें किसके परमाणु होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन सब के परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वारी विलय विटामिन डैश से मिलकर बनते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो जो वारी विलय विटामिन है ये किससे मिलकर बनते हैं? नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो वारी विलय विटामिन इन सब से मिलकर बनते हैं, कार्बन से भी, हाइड्रोजन से भी, ऑक्सीजन से भी और नाइट्रोजन से भी। वारी नहीं होगा, यहाँ पे वसा विलय होगा। वसा विलय विटामिन किससे मिलकर बनते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश का पूर्वगामी केरोटीन वनस्पतिक श्रेणी से प्राप्त खाद्य पदार्थ से मिलता है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर कोई नहीं। तो किसके पूर्वगामी केरोटीन वनस्पतिक श्रेणी से प्राप्त खाद्य पदार्थों से मिलता है? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केराटिन आंतों में पहुंचकर एक विशेष एंजाइम द्वारा डैश केराटिन आंतों में पहुंचकर एक विशेष एंजाइम डैश द्वारा विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। तो लाइपेज, टाइलिन, केरोटिनेज या फिर कोई नहीं। तो केरोटीन आंतों में पहुंचकर एक विशेष एंजाइम केरोटिनेज द्वारा विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए का अवशोषण लाइपिड्स के अंतिम सूक्ष्मतम अंशों के साथ होता है, वह डैश में संचित हो जाता है।
तो यकृत, गुर्दे, पित्त या फिर कोई नहीं। तो विटामिन ए का अवशोषण लिपिड्स के अंतिम सूक्ष्मतम अंशों के द्वारा होता है, वह डैश में संचित हो जाता है, तो वह हो जाता है यकृत में संचित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत अधिक से अधिक डैश आयु तक विटामिन ए संचित कर सकता है, तो कितनी यूनिट तक विटामिन संचित कर सकता है? तो 2.5 लाख तक, 3.5 लाख तक, 4.5 लाख तक या फिर 5 लाख तक। तो यकृत अधिक से अधिक कितने यूनिट तक विटामिन संचित करके रख सकता है? तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख तक लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंखों के दृष्टि पटल में रोड्स नामक कोशिकाएं डैश तत्व पैदा करती हैं, तो पीला, काला, रासायनिक या फिर रोडोप्सिन। तो जो आंखों के दृष्टि पटल में रोड्स नामक जो कोशिकाएं हैं वो रोडोप्सिन नामक तत्व पैदा करती हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रोडोप्सिन तत्व डैश से बनता है, तो ऑप्शन रेटिनॉल, केवल ए, केवल बी या फिर दोनों या फिर कोई नहीं। तो जो रोडोप्सिन तत्व है वो ऑप्सिन और रेटिनॉल दोनों से मिलके बनता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश की कोशिकाओं को मजबूत बनाने में और उनके पुनर्निर्माण में सहायक होता है, तो अंगों, त्वचा, उपकला या फिर कोई नहीं। तो क्या होगा 262 का आंसर कि डैश की कोशिकाओं को मजबूत बनाने में और उनका पुनर्निर्माण में सहायक होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपकला की कोशिकाओं को मजबूत बनाने में और उनके पुनर्निर्माण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 263 कि डैश की कमी नेत्र श्लेष्मा व कॉर्निया में सूखापन पैदा करता है, तो विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम या फिर जिंक। तो डैश की कमी नेत्र श्लेष्मा व कॉर्निया में सूखापन पैदा करता है, तो वो हो जाएंगे विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से ही हमारे आँख संबंधी बीमारियां होती हैं। तो कहीं पे भी अगर आँख संबंधी कोई भी बीमारी नजर आती है तो हम आँख बंद करके वहाँ विटामिन ए को टिक कर सकते हैं, तो विटामिन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से त्वचा में एक स्थिति पैदा हो जाती है जिसे टॉड स्किन कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? तो पायरोसिस, फिनोडर्मा, फुल्ला पड़ना या फिर कोई नहीं। तो विटामिन ए की कमी से त्वचा में एक स्थिति पैदा हो जाती है जिसे टॉड स्किन कहते हैं और इसका दूसरा नाम है फिनोडर्मा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विटामिन ए नष्ट नहीं होता यदि डैश ढककर पात्रों में पकाए जाएं, सीलबंद डिब्बों में, विकृत घी या मक्खन में, बहुत बार खाद धोने से, और नीचे हमें कूट में आंसर देना है कि इसमें से क्या आंसर सही हो सकता है। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा, ढककर पात्रों को अगर हम पकाते हैं तो विटामिन ए नष्ट नहीं होता और सीलबंद डिब्बों में भी विटामिन ए नष्ट नहीं होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन डी की खोज सन डैश में हुई थी, तो 1902, 1912, 1922 या फिर 1932। तो विटामिन डी की खोज किस सन में हुई थी? तो विटामिन डी की खोज सन 1922 में हुई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन डी कई अलग अलग रासायनिक तत्व हैं, पर पोषण की दृष्टि से केवल 2 ही विशेष महत्व है। ये तत्व है क्या है?
तो विटामिन डी के कई अलग अलग तत्व हैं, पर पोषण की दृष्टि से दो ही विशेष महत्व रखते हैं। अब इनमें से कौन है, नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो इसमें हो जाएंगे D2 ऑर्गोकैल्सिफिरोल और D3 कोलीकैल्सिफिरोल। ये दो पोषण की दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में सूर्य की किरणों के किरणित होने पर डैश बनते हैं। तो ऑर्गोस्टेरॉल, 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, या फिर केवल ए, केवल बी, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शरीर पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उनसे कौन सा विटामिन बनता है, तो यहाँ सिंपली यही पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑर्गोस्ट्रॉल और 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, ये दोनों ही बनते हैं और ये दोनों ही विटामिन डी के नाम है। ऑर्गोस्टेरॉल तत्व डैश में बनता है जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं। तो वनस्पति, जीवित प्राणी, आमाशय, या फिर कोई नहीं। तो जो ऑर्गोस्टेरॉल है वह कहाँ बनता है, जब शरीर पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो ऑर्गोस्टेरॉल तत्व आमाशय में बनता है जब शरीर पर सूर्य की किरणें बनती हैं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवित प्राणियों की त्वचा में जहां कोलेस्ट्रॉल होता है वहां सूर्य की किरणों से डैश बनता है जो विटामिन डी का एक रूप है। तो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, बीटा कैरोटीन, रेटिनॉल, या फिर ऑर्गोस्टेरॉल। तो जीवित प्राणियों की त्वचा में जहां कोलेस्ट्रॉल होता है वहां सूर्य की अगर किरणें पड़ती हैं तो कौन सा विटामिन डी का रूप बनता है, तो यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा के अंतिम अंशों के साथ विटामिन डी के पूर्वगामी पदार्थ का आंतों में अवशोषण होता है और इसका संचय डैश में होता है। तो यकृत, गुर्दा, एड्रिनल ग्रंथि, या फिर हड्डियां। नीचे हमें कूट में आंसर देना है और कूट में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वसा के अंतिम अंशों के साथ विटामिन डी के पूर्वगामी पदार्थों का आंतों में अवशोषण होता है और इसका संचय यकृत, गुर्दा, एड्रिनल ग्रंथि और हड्डियों में होता है। तो इन सारों में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के स्कूल कैंटीन में जंक फूड मिलता है, उसमें सम्मिलित है क्या, तो चिप्स, बर्गर, क्रीम रोल, या फिर ब्रेड पकौड़ा। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो इसमें सिंपली यही पूछ रहा है कि इसमें से जंक फूड कौन सा है। तो उसे क्वेश्चन के रूप में बना के ऐसा पूछ रहा है कि दिल्ली के स्कूल कैंटीन में जंक फूड मिलता है, उसमें सम्मिलित क्या है। तो यहाँ ऑप्शन नीचे जो कूट है, कूट में हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सारे ही जंक फूड के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो चिप्स हो, बर्गर हो, क्रीम रोल हो, या फिर ब्रेड पकौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संस्था जो 2005 में आरंभ हुई जिसका कार्य दिल्ली के स्कूल कैंटीन में मीनू में परिवर्तन लाना जिससे बचपन के मोटापे से निदान मिले, इस संस्था का नाम क्या है। तो कैंटीन एक्ट स्टे, गुड फूड प्रोग्राम, मिड डे मील, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक संस्था 2005 में आरंभ हुई जिसका कार्य दिल्ली के स्कूल कैंटीन में मीनू में परिवर्तन लाना है जिससे कि बचपन के मोटापे से निदान मिले, इस संस्था का नाम है गुड फूड प्रोग्राम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन जो विटामिन ए के अच्छे साधन हैं उनका रंग हो सकता है, तो हरा, पीला, लाल, या फिर बैंगनी। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो भोजन जो विटामिन ए का अच्छा साधन है वो उसका रंग हो सकता है, तो उसका रंग हो सकता है पीला एवं लाल। पीला एवं लाल। भोजन जो विटामिन ए के अच्छे साधन है उनका रंग पीला या फिर लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि धुंधला दिखता है तो उसका कारण हो सकता है ज़्यादा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, एनीमिया, या फिर बेरी बेरी।
नीचे हमें कूट में आंसर देना है। अगर हमें चीज़ें धुंधली दिख रही हैं तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण हो सकता है कि ज़्यादा ब्लड प्रेशर का होना या फिर डायबिटीज़ का होना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाने का कारण हो सकता है। ऑप्शन ए है कि स्कर्वी, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी है ज़्यादा ब्लड प्रेशर का होना एंड ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाने का कारण हो सकता है, तो ये हो सकता है एनीमिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर में उपयोग आने वाली एलपीजी गैस के सिलेंडर का वजन कितना होता है? तो 13.2 केजी, 14 केजी, 14.2 केजी या फिर 15 केजी। तो घर में उपयोग में आने वाली जो एलपीजी के गैस का सिलेंडर होता है उसका वजन होता है 14.2 केजी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14.2 केजी की घरेलू उपयोग में आने वाली एलपीजी गैस का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो होटल में, कैंटीन में, हॉस्टल में या फिर उद्योग वाले में। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो यहाँ पे हो जाएंगे कि जो घरेलू उपयोग के लिए, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, जो घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी गैस है उसका उपयोग हम सिर्फ घर में कर सकते हैं, ना कि होटल, ना ही कैंटीन, ना ही हॉस्टल और ना ही उद्योग वाले स्थान पे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवसाय उद्योग वाले 10 किलोग्राम वाले सिलेंडर का उपयोग में ला सकते हैं। तो जो व्यवसाय उद्योग वाले हैं वो कितने ग्राम वाले किलोग्राम वाले सिलेंडर का उपयोग में ला सकते हैं? तो वो 19 केजी वाले सिलेंडर को उपयोग में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू गैस के सिलेंडर का उपयोग व्यावसायिक रूप में करने से 10 साल की जेल का प्रावधान है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कंट्रोल ऑर्डर 2001 के अनुसार। तो पहले तो ये आपसे पूछ सकता है कि अगर हम घरेलू सिलेंडर का उपयोग व्यावसायिक रूप में कर सकते हैं तो किस प्रावधान के अंतर्गत जेल हो सकती है? तो ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस कंट्रोल ऑर्डर 2001 के अनुसार। तो पहला क्वेश्चन तो यही से बन गया। एंड दूजा है कि अगर गैस सिलेंडर का उपयोग, घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग अगर आप व्यावसायिक रूप में करते हैं तो करने वाले व्यक्ति को 7 साल की जेल का प्रावधान है, वो भी 2001 के अनुसार। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूख की स्थिति में यदि प्राण शरीर की समस्त वसा एवं ग्लाइकोजन तथा लगभग 50% प्रोटीन का क्षय हो जाए तो भी मनुष्य जीवित रह सकता है, परंतु शरीर में उपस्थित जलाशय का 10% क्षय होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 25 एंड ऑप्शन डी है 30। तो भूख की स्थिति में यदि प्राण शरीर की समस्त वसा एवं ग्लाइकोजन तथा वसा का 50% भी क्षय हो जाए तो मनुष्य जीवित रह सकता है। ये एक क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा कि परंतु शरीर में उपस्थित जो जल है, जल का जो 20% भाग है, अगर ये क्षय हो जाए तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में जल कई कार्य करता है, वह है डैश। तो निर्माणक का, घोलक का, ताप नियमक का, स्नेहक का। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, शरीर में जल कई कार्य करता है, वो है निर्माणक, घोलक एवं ताप नियामक एवं स्नेहक, इन सब का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि फेफड़े के ऊपर स्थित श्लेष्मिक झिल्ली की दोनों सतहों के बीच जल भरा रहता है, जो कि दोनों झिल्लियों को रगड़ से बचाता है। जल के इस कार्य का नाम है तो पाचन में सहायक गद्दी के रूप में, स्नेहक के रूप में, या फिर कोई नहीं। तो फेफड़ों के ऊपर स्थित श्लेष्मिक झिल्ली की दोनों सतहों के बीच जल भरा रहता है, जो कि दोनों झिल्लियों को रगड़ से बचाता है, और जल के इस कार्य का नाम हम गद्दी के रूप में ले सकते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शरीर को अपने कार्यों के लिए जल प्राप्त होता है डैश से, तो जल पेय से, भोज्य पदार्थों से, शरीर के उपाचय क्रिया के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी अवश्य। शरीर को अपने कार्यों के लिए जल प्राप्त होता है पेय पदार्थ से, भोज्य पदार्थ से, एवं शरीर के उपाचय की क्रिया के द्वारा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल, चाय, कॉफी, शरबत, सूप द्वारा प्रतिदिन एक व्यक्ति लगभग 1.5 लीटर जल ग्रहण करता है, तो 2 से 3 लीटर, 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, या फिर कोई नहीं। तो जल, चाय, कॉफी, शरबत, सूप द्वारा प्रतिदिन एक व्यक्ति लगभग 3 से 4 लीटर जल ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में डैश के उपापचय से जल प्राप्त होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन एंड उपरोक्त सभी। तो शरीर में इन सभी के उपापचय से जल प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, या फिर प्रोटीन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहण किए गए जल की मात्रा से विसर्जित जल की मात्रा के समान होना, इसे क्या कहते हैं? ग्रहण किए गए जल की मात्रा से विसर्जित जल की मात्रा के समान होना, इसे क्या कहते हैं? जल का उपापचयन होना, जल का शरीर में संतुलन, जल का आवागमन, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जल का शरीर में संतुलन। ग्रहण किए गए जल की मात्रा से विसर्जित जल की मात्रा के समान होना, इसे जल का शरीर में संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल विसर्जन की दर शरीर में नियंत्रित करता है कई अंग, द्रव, हार्मोन्स, या फिर कोई नहीं। तो जो जल विसर्जन की जो दर है वो शरीर में क्या नियंत्रित करता है? तो यह नियंत्रित करता है ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश की कमी के कारण प्यास भी अधिक लगती है और मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। तो वमन, रुधिर स्राव, अधिक पसीना, प्रतिसूजक हार्मोन। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, वमन की स्थिति में भी, रुधिर स्राव की स्थिति में भी, अधिक पसीना आने की स्थिति में भी, और प्रतिसूजक हार्मोन्स के कारण भी कमी के प्यास की हमें प्यास अधिक लगती है और मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर से डैश प्रतिशत द्रव का अधिक विसर्जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है? तो 10%, 20%, 25%, या फिर 30%। तो जो शरीर है, तो शरीर से जो 10% अगर जल हमारे शरीर से अगर विसर्जित हो जाता है तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, और 20% हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हमारी मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असामान्य कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन 1 कैलोरी उपापचयन ऊर्जा के लिए 10 मिलीलीटर के हिसाब से जल की दैनिक आवश्यकता होती है? तो 0.5, 1, 1.5, या फिर 2। तो आसान कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन 1 कैलोरी उपापचयनीय ऊर्जा के लिए 1 मिलीलीटर के हिसाब से जल की दैनिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि युवा व्यक्तियों का जल की दैनिक आवश्यकता को निर्धारित करने में डैश संबंधी दशाएं प्रभाव डालती हैं? तो क्रियाशीलता, वातावरण, विचार, या फिर संवेग। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, युवा व्यक्तियों को जल की दैनिक आवश्यकता को निर्धारित करने में क्रियाशीलता एवं वातावरण में
क्रियाशीलता एवं वातावरण संबंधी दशाएं प्रभाव डालती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के कार्य में प्रमुख कार्य हैं तो क्या है? तो रक्त के लिए, उपापचयन के लिए, पाचन क्रिया के लिए, मूत्र व पसीने के लिए। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो जल के कार्य के प्रमुख कार्य है तो वहां पे आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। जो जल के कार्य हैं इसके प्रमुख कार्यों में आ जाते हैं रक्त के लिए, उपापचयन के लिए, पाचन क्रिया के लिए या फिर मूत्र व पसीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस देश के सदस्य और उन्नतिशील होते हैं जहां डेयरी पदार्थ की अधिकता है। यह कथन है तो भारत के लिए, जर्मनी के लिए, अमेरिका के लिए या फिर फ्रांस के लिए। तो उस देश के सदस्य उन्नतिशील होते हैं जहां डेयरी पदार्थ की अधिकता है। यह कथन हो जाएंगे अमेरिका ने ये कथन कहा था। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु की पाचन डैश संस्था के अनुरूप माता का दूध देर से पचने वाला डैश युक्त होता है। तो ऑप्शन ए है कोशिनोजन, ऑप्शन बी है स्किंद, ऑप्शन बी है पानी एंड ऑप्शन डी है कीटाणु। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नवजात शिशु की पाचन कोशिनोजोन संस्था के अनुरूप माता का दूध देर से पचने वाले स्किंद युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता के दूध में डैश के स्थान पर डैश की मात्रा अधिक रहती है। तो ग्लाइकोजीन, ग्लूकोज, केसीन, एल्बुमिन, केवल ए, केवल बी या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो माता के दूध में केसीन के स्थान पर एल्बुमिन की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में पाया जाने वाला कैल्शियम फास्फोरस शैशव काल में डैश जमाते हैं। तो शरीर की हड्डियों की बाढ़, दांतों की जड़, रक्त को घाव पर या फिर वसा को शरीर में। तो नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो दूध में पाया जाने वाला कैल्शियम फास्फोरस शैशव काल में शरीर की जो हड्डियां हैं इसे बढ़ाने और दांतों के जड़ों को जमाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रारंभिक अवस्था में माता के दूध के स्थान पर डैश निकलता है। तो पानी, खनिज लवण, कोलेस्ट्रॉल या फिर कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी कोलेस्ट्रॉल। प्रारंभिक अवस्था में माता के दूध के स्थान पे कोलेस्ट्रॉल निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉल डैश की अपेक्षा जल्दी पचता है। तो ग्लोबिमिन, एमिनो एसिड, एल्बुमिन या फिर केसीन। तो कोलेस्ट्रॉल ग्लोब्यूलिन की अपेक्षा जल्दी पचता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें कूट में आंसर देना है। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। कोलेस्ट्रॉल ग्लोबिमिन, एमिनो एसिड, एल्बुमिन, केसीन की अपेक्षा जल्दी पचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध जमाने वाले जो जीवाणु हैं वो डैश में पाए जाते हैं। तो दूध, पानी, वायुमंडल या फिर कोई नहीं। तो जो दूध को जमाने वाले जो जीवाणु हैं ये वायुमंडल में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही दूध की अपेक्षा जल्दी पचती है। दही आंतें ठीक रखती है, इसलिए डैश रोग में इसे खाने से लाभ होता है। तो अतिसार, पेचिश, कब्ज, पाइल्स या फिर नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
दही दूध की अपेक्षा जल्दी पचती है, दही आटे को ठीक रखती है, इसलिए इसका उपयोग अतिसार एवं पेचिश रोग में खाने से लाभ मिलता है, उपयोग करने से लाभ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छाछ में दूध का सारा डैश निकल जाता है, लेकिन दूध के बाकी सभी तत्व रहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फिर खनिज लवण। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छाछ में दूध का सारा वसा निकल जाता है, लेकिन जो दूध के बाकी सभी तत्व हैं वो रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनीर दूध को फाड़ कर बनाया जाता है, इसमें डैश पाए जाते हैं। तो प्रोटीन, वसा, लवण या फिर सभी। तो पनीर दूध को फाड़ कर बनाया जाता है, इसमें सभी होते हैं, प्रोटीन, वसा एवं लवण। नेक्स्ट है कि दूध को बिलोने से क्रीम प्राप्त होती है, क्रीम को गर्म करके डैश प्राप्त होती है। तो क्या होती है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध देसी घी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोआ पानी के बिना दूध होता है, इसमें डैश नष्ट हो जाते हैं। तो जो खोआ पानी के बिना दूध होता है, इसमें विटामिन होते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध को मशीनों के द्वारा गाढ़ा करके डिब्बों में भरकर बाजार में बेचा जाता है, इसमें शक्कर भी मिलाई जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? तो जो दूध है, दूध को मशीनों के द्वारा गाढ़ा करके डिब्बों में भरकर बाजार में जो बेचा जाता है, जिसमें कि शक्कर मिलाई जाती है, उसे हम कैंडस दूध कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध का पाउडर वैज्ञानिक विधि के द्वारा बड़े पैमाने पर दूध को सुखाकर पाउडर बनाया जाता है, जिसे डैश नष्ट नहीं होते। तो जो दूध का पाउडर है, दूध का जो पाउडर है, इसे वैज्ञानिक विधि द्वारा बड़े पैमाने पे दूध को सुखाकर पाउडर बनाया जाता है, जिसे दूध का पाउडर वैज्ञानिक विधि द्वारा बड़े पैमाने पर दूध को सुखाकर पाउडर बनाया जाता है, जिससे डैश नष्ट नहीं होते हैं। तो खनिज लवण, विटामिन, वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में जल का अंश डैश होता है। तो 60 से 80%, 70 से 80%, 80 से 90% या फिर कोई नहीं। तो दूध में जल का अंश 80 से 90% तक होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में स्थित जल का कार्य समस्त भोजन घटकों की डैश स्थिति में रखना है। तो नरम, घुलनशील, विभाजित या फिर कोई नहीं। तो दूध में स्थित जल का कार्य समस्त भोजन घटकों की विभाजित स्थिति में रखना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में दूध के घटक डैश अवस्था में रहते हैं। तो घुलनशील, इमल्सन, कोलाइडल या फिर सभी। तो जल में दूध के जो घटक हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि घुलनशील, इमल्सन एवं कोलाइड की अवस्था में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दूध को 10 से 20 मिनट तक स्थिर रहने दिया जाए, तो जो दूध की सतह पर डैश प्रतिशत वसा जम जाती है। तो 60%, 50%, 40% या फिर 20%। तो यहाँ पे हो जाएंगे
60%। यदि दूध को 18 से 20 घंटे तक स्थिर रहने दिया जाए तो दूध की जो सतह है उस पर 60% तक वसा जम जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में दुग्ध प्रोटीन कम मात्रा में घोल के रूप में तथा अधिक मात्रा में डैश निरोधक के रूप में स्थित रहता है। तो इमल्सन, कोलाइजन या फिर केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दूध में दुग्ध प्रोटीन कम मात्रा में घोल के रूप में तथा अधिक मात्रा में कोलाइड निरोधक के रूप में उपस्थित रहता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध के मुख्य प्रोटीन है तो क्या है, तो केसीन, लेप्टान्यूमिन्स या फिर लेक्टोग्लोबिमिन्स। तो जो दूध के मुख्य प्रोटीन है ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सभी। केसीन भी हो जाएंगे, लेप्टान्यूमिन्स भी हो जाएंगे और लेक्टोग्लोबिमिन्स भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध को गर्म करने से उस पर मलाई डैश के कारण जमती है, तो लैक्टोव्यूमिन्स या फिर लेक्टान्यूमिन्स या फिर केसीन या फिर कोई नहीं। जो दूध है, दूध को गर्म करने से उस पर जो मलाई है वो लैक्टोव्यूमिन्स के कारण जमती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध का शर्करा डैश से मिलकर बनता है। ऑप्शन देख लेते हैं। दूध का शर्करा किससे मिलके बनता है, तो दो अणु ग्लूकोज से, ग्लैक्टोज से, सुक्रोज से या फिर फैक्ट्रोज से। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो दूध की जो शर्करा है ये बनती है सुक्रोज एवं फैक्ट्रोज से मिलके। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध शर्करा ही दूध का प्रमुख कार्बोहाइड्रेट है। यह पशुओं के दूध में डैश और मानवीय दूध में डैश होता है। तो 2 से 7% या फिर 2 से 6%, 3 से 7% या 3 से 6%, 4 से 7% और 6 से 6%, 6.6% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो दूध की शर्करा है, दूध शर्करा ही दूध का प्रमुख कार्बोहाइड्रेट है। ये